हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। भाषा भारती को और क्या कहते हैं? हम अधिकतर भाषा भारती को हिंदी कहते हैं, तो ये हमारा हिंदी विषय है जिसे भाषा भारती भी कहा जाता है। और ये किस कक्षा के लिए? कक्षा 7वीं के लिए। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 3 मेरी वसीयत से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं। इसी प्रकार विषय सामाजिक विज्ञान के आपके जो तीनों पुस्तकें को जो आपके अध्याय हैं, एक पहले इतिहास में 8 अध्याय हैं, फिर भूगोल में 7 अध्याय और सामाजिक राजनीतिक जीवन में 8 अध्याय। इस प्रकार से 16 और 23 अध्याय जो थे आपके सामाजिक विज्ञान के, प्रत्येक हमने हमारे चैनल में डाल चुके हैं। आप जाके हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में आप सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित सभी विषयों के आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 हम मेरी वसीयत, इसकी पूरी तैयारी क्या दिया है। पार्ट में प्रारंभ करने से पूर्व नेहरू जी के बारे में बच्चों से चर्चा करें। नेहरू जी कौन थे उसके बारे में आपको पहले शिक्षक को बच्चों से चर्चा करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जिनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ था। और वे बच्चों से अधिक प्यार करते थे, इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आप किसके बारे, नेहरू जी के बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर आप इनके बारे में क्या क्या जानते हैं ये बताएंगे। वसीयत शब्द का अर्थ व अवधारणा बच्चों को से परिचित कराएं। पाठ का आदर्श और अनुकरण वाचन किया जाए। आसपास की नदियों के बारे में बात करें। गंगा नदी का उद्गम और उसके किनारे बसे नगरों एवं तीर्थों का संक्षिप्त जानकारी देना। इस प्रकार से आपका ये पार्ट 3 था, इसका पूरी तैयारी थी। अब क्या है, इसमें कुछ प्रश्न दिए, उन प्रश्नों को उत्तर देख लेंगे। पहले क्या दिया है? बहुविकल्पी प्रश्न दिए। उसका प्रश्न नंबर 1, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के लिए, गंगा में अस्थि का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। ए नंबर धार्मिक भावना, बी नंबर सामाजिक भावना, सी नंबर प्रेम भावना, डी नंबर मुक्ति भावना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर प्रेम भावना। अगला प्रश्न है, नाकामी शब्द में उपसर्ग है। ये एक नाकामी शब्द है, ये इसमें उपसर्ग कौन सा है आपको ये बताना। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में लगता है। और जब किसी शब्द में शुरू में उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? कामयाबी। कामयाबी में क्या जोड़ दिए? ना जोड़ दिए, तो क्या बन गया? नाकामी, ना कामयाबी, यानी कि शब्द का अर्थ ही बदल गया। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग कहाँ जोड़ता है? शुरू में। तो यहाँ पे ना उपसर्ग है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है। ए नंबर ताप्ती, बी नंबर कावेरी, सी नंबर नर्मदा और डी नंबर गंगा। तो आपका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर गंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया है। दरख्वास्त, वसीयत, दाह संस्कार, विरासत। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा दाह संस्कार। अगला प्रश्न है, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द। देखिए, पुराण में हम एक प्रत्यय जोड़ देंगे, तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? पीछे। अभी आपको बताए थे उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी शब्द के पहले, और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद में। ये दो चीज याद रखेंगे। तो पुराण में एक प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया? पौराणिक। तो यहाँ पे इसके पौराणिक शब्द कौन सा है? ये बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये पौराणिक हो गया, एक पुराण हो गया, पुणिक हो गया, यहाँ पौराणिक, यानी इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। पुराण में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पौराणिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 से 10 तक दिए। ये नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपको उचित शब्द दिए, जॉन केट्स, इलाहाबाद, अस्थियां, पुस्तकें, अधिकार, मुस्कुराती व उछलती, हिमालय, उदास व काली सी कार, जवाहरलाल नेहरू। ये शब्द दिए, इन शब्दों में से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपका प्रश्न नंबर 6। नेहरू जी ने अपनी खालिस्तान इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की। तो यहाँ पे आ जाएगा खालिस्तान, क्या आ जाएगा? अस्थियां। नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, खालिस्तान की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। तो किसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं? पाठ के अनुसार हिमालय की चोटियां। फिर अगला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी खालिस्तान दिखाई देती है। तो नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय गंगा जी मुस्कुराती और उछलती दिखाई देती। खालिस्तान क्या आ जाएगा? मुस्कुराती व उछलती। अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज नामक पुस्तक खालिस्तान लिखी है। तो इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट। अनाधिकार शब्द में उपसर्ग हटाकर, देखिए जो अनाधिकार शब्द में हम उपसर्ग को हटाकर बनने वाला शब्द लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हटाएंगे? उपसर्ग। उपसर्ग यानी शुरू में लगा शब्द, यहाँ से अन हटा दिए तो ये क्या बन गया? अधिकार। अन्न धन अधिकार, अनाधिकार हो गया। तो यहाँ से जब हम उपसर्ग हटा देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? अधिकार। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक जो खालिस्तान दिए थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7,
मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है? तो उत्तर देखिए, मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। और एक ऐसे प्रश्न है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाई तो उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले। ये आपको मालूम हो जाना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद। तो देखिए, हम समझ में ना उपसर्ग जोड़े तो ना समझ बन गया, काबिल में ना उपसर्ग जोड़े तो ना काबिल बन गया। जैसे और बना सकते हैं आप अपने आधार पे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है? पाठ के आधार पर बताइए। पाठ के आधार पर प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। फक्र दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फक्र यानी होता है गर्व या अभिमान। ये क्या हो गया? इसका हिंदी रूप हो गया। और वाक्य प्रयोग, मुझे अपने देश के सैनिकों पर फक्र है। दरख्वास्त यानी होता है प्रार्थना या निवेदन। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा? बच्चों में पढ़ाई के लिए शिक्षक से दरखास्त की। बच्चों ने पढ़ाई के लिए किससे? शिक्षक से दरख्वास्त की। ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। और एक ऐसे प्रश्न है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 15? नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? उत्तर देखिए, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में भावना प्रकट की कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की भस्म मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा बाकी हिस्से को खेत में डालने की को कहा और अपनी भावनाएं प्रकट की। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। मेरे मरने के बाद कोई भी धार्मिक रस्में अदा ना की जाए, एक वाक्य हो गया। दूसरा, मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। तो ना के लिए पहला वाक्य हो गया और नहीं के लिए दूसरा वाक्य। आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। अपने जिले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, आप जिस जिले से हैं या आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके आसपास जो नदी है उसके बारे में आपको 3 वाक्य लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हूँ, मेरे जिले की नदी का नाम ताप्ती है, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। और तीसरा, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, नेहरू जी ने गंगा नदी को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा। उन्हें गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप व मनोरम दृश्य से लगाव था। तो ये आप प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 कैसा प्रश्न है? ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 19 क्या है? नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? उत्तर देखिए इसका, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे क्योंकि वे चाहते थे कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्म हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर को पूरा करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में दिया, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, किसी भी 2 महापुरुषों के बारे में 5-5 वाक्य लिखना है और उनका चित्र आपको यहाँ पे चस्पा कर देना। जैसे मैंने महात्मा गांधी का चित्र यहाँ पे चस्पा किया हूँ, ये भी हमारे देश के महापुरुष थे। महात्मा गांधी के बारे में 5 वाक्य लिख दिया, आप अपने आधार पर लिख देंगे। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, पहला वाक्य। उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई, दूसरा वाक्य। तीसरा, गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया, तीसरा वाक्य। चौथा वाक्य, उनका जीवन सादगी भरा था। पांचवा वाक्य, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। इस प्रकार से आप उनके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं कि उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनका नाम क्या था। तो हमने तो यहाँ पे उनके बारे में बता दिया, आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। चलो, दूसरा महापुरुष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके आधार पर पाठ है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में 5 वाक्य देखिए, पहले चित्र चस्पा कर लीजिए, उसके बारे में 5 वाक्य। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर दूसरा वाक्य, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। तीसरा वाक्य, नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। चौथा वाक्य, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। पांचवा वाक्य, नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 3 कक्षा 7वीं का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। बच्चों, आपको हमने पार्ट 3 के प्रश्न के उत्तर बताए। ये प्रश्न के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।